सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उत्तराखंड टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड टेस्ट सीरीज की तरफ से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका लाया जा रहा है, जिसमें आपको 3000 पर ईयर में एक पूरा कॉम्बो बैच मिलने वाला है, जिसमें आपको हिंदी का बैच, उत्तराखंड का बैच और जीएस का बैच मिलने वाला है। माय नेम इज सिमरन और मैं आपकी जीएस की टीचर हूँ। तो अब तक की हमने जो भी क्लासेस पढ़ी है, जिसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया है एक टॉपिक, और उसके अलावा हम अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। कल हमने देखा था कि ज्योग्राफी में जो हमारा बेसिक है, यानी कि पृथ्वी कैसे बनी और हमारे भारत का निर्माण कैसे हुआ, ये हमने कल जाना था। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। तो मेरा बस ये कहना है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस बेहतरीन मौके को ना गंवाएं और इसके लिए सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी दें। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ज्योग्राफी, जिसमें हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 2 होने वाला है। ओके, ज्योग्राफी में कल हमने पढ़ा था पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी के अध्ययन में आप लोगों ने कल देखा था, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ कि पृथ्वी कैसे बनी। मैंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार कैसा है। हमारी पृथ्वी का आकार एक सेब के आकार का है, जिसमें हमारी पृथ्वी जो ध्रुवों में धसी हुई है, वहीं उसका अपोजिट अगर हम किसी चीज को दबाते हैं तो वो किनारों से फैलती है। तो ये जो है ध्रुवों में धसी है और किनारे से उभरी है, यानी कि हमारी पृथ्वी का आकार जो है वो चपटा आकार है। यानी कि हमारी पृथ्वी कैसी है, चपटी आकार की हमारी पृथ्वी है। और फिर मैंने बताया था कि पृथ्वी में जो हमारे आज हम वर्तमान में महाद्वीप देखते हैं, महासागर देखते हैं, वो कैसे बने हैं। महाद्वीप और महासागरों के बनने के पीछे की वजह ये थी कि लाखों साल पहले हमारे पूरे पृथ्वी में केवल एक टुकड़ा था, भूखंड था। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ध्रुवों की जो खींचने की क्षमता थी, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा, उसे खींचने की वजह से क्या हुआ ना, हमारा जो पार्ट है वो दो टुकड़ों में बट गया। दो टुकड़ों में बटा, फिर सूर्य की शक्ति लगी, तो इससे क्या हुआ, ये टुकड़ों में बढ़ता गया और वर्तमान में हमारे 7 महाद्वीप बने और 5 महासागर बने। महाद्वीप कैसे बने ये तो मैंने बता दिया था। महासागर कैसे बने, जो गड्ढे थे उन गड्ढों को भरने के लिए बहुत साल पहले बहुत तेज वर्षा हुई और उस वर्षा की वजह से क्या हुआ कि वो गड्ढे भर गए, जो कि वर्तमान में अब हमारे महासागर के रूप में निर्मित है। ओके, तो हमारे 5 महासागर है और 7 हमारे महाद्वीप है। महाद्वीप के तो नाम मैंने कल बता दिए थे, एक बार जल्दी से महासागरों के नाम भी बता देंगे, ठीक है। जो हमारे 5 महासागर है, नंबर 1 है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत, हिंद महासागर। हिंद महासागर हमारे भारत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, सॉरी आर्कटिक महासागर, नो सॉरी मेरे को आर्कटिक अटलांटिक में बहुत कंफ्यूजन है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, कितने 1 2 3 4, कौन सा बचा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिण महासागर। दक्षिण महासागर ये जो है, ये हमारे प्रमुख 5 महासागर हैं, जो कि महाद्वीपों के बनने के बाद बने। अच्छा, क्वेश्चन आया कि मैंने महासागर बने या महाद्वीप, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट बने महाद्वीप, क्योंकि मैंने बताया था ना कि पहले टुकड़े हुए महाद्वीप बने, फिर जो गड्ढे थे उन गड्ढों को भरने के लिए वर्षा, यानी कि पहले जो टुकड़े बने उनमें गड्ढे हुए, जो जगह खाली रह गई थी। तो पहले कौन से बने, पहले बने महाद्वीप, फिर बने महासागर, यानी कि जो हमारे महासागर है वो महाद्वीपों से नए मतलब जो अभी हाल फिलहाल का मतलब इन्हीं के कलपुर्से में बन गए, कुछ लाखों साल पहले बने, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया था। एक और चीज जो मैंने कल बतानी थी आपको, वो ये थी कि जो मैंने आपको बताया था ना कि कल जो हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी में जो इतने टुकड़े हुए हैं, मैंने कहा था कि इनके पीछे कौन सी शक्ति लग रही थी। वो शक्ति लग रही थी एक तो ध्रुवों की, जो कि ध्रुव अपनी ओर खींच रहे थे। दूसरी शक्ति लग रही थी चंद्रमा और सूर्य की, ये लोग भी अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या है, अपनी ओर खींच रहे थे। ये बात किसने कही, कौन से वैज्ञानिक ने ये बात कही थी, तो ये कहे थे ऑर्थर होम्स। नो ऑर्थर होम्स का था सक्रियता संवहन का सिद्धांत। ये बात आपकी कही थी वेलेजली, यस। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। इसको स्टॉप कर देना।
सिर्फ स्टॉप करना। तो इसका जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर। इसमें एक और नाम आता है ऑर्थर हुम्स का जो सिद्धांत था वो था कि प्लेटें कैसे अपनी जगह से हटती हैं। ये मैंने बताया था ना, प्लेटें किसमें तैर रही है, दुर्बलता मंडल में तैर रही है। इतना मैंने आपको कल बताया था। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, यानी कि हम लोग पृथ्वी के अंदर की सैर करेंगे। कल हमने बाहर का देख लिया था, अब हमने पृथ्वी को कल मान लिया जाए हमने चाकू से काटा, ठीक है, जैसे कोई फल काटते हैं, फल के अंदर देखोगे आपने बीज वगैरह बहुत से कुछ होता है, वैसे मान लीजिए कि हमने पृथ्वी को अंदर से काटा चाकू से। काटने के बाद जो है ना उसकी लेयर्स निकली। पृथ्वी में जो है कुछ लेयर्स है, आज हम उस लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ये मैंने कल आपको थोड़ा बहुत बताया था कि ऊपरी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, परपटी, इसको हम कहते हैं मेंटल, और इसको कहते हैं हम क्रोड, ठीक है। परपटी, मेंटल और क्रोड ये तीनों पार्ट में बटाते हैं, मैंने कल बताया था। लेकिन इनके भी और पार्ट्स है, इनको भी और आधार में बांटा गया है। आज हम उन आधारों के बारे में बस मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं चाहिए, इसमें बस नाम जानिए, ठीक है, कि क्या क्या था। अगर बाई चांस कभी एग्जाम में आ जाए तो हमें ये ना हो कि प्रॉब्लम ना हो उस टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहले बात जानेंगे जो ऊपरी क्षेत्र है ना, ये वाला जहाँ घास, पानी, समुद्र, जहाँ हम रहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग परपटी। इस वाले क्षेत्र को कहते हैं परपटी। अब यकीन होगा कि पूरे पृथ्वी में जिस जगह हम रहते हैं ना वो केवल इतना ही है, लगभग 2%। पूरी पृथ्वी का सिर्फ 2% भाग में हम लोग रहते हैं परपटी में। फिर उसके नीचे और लेयर्स आती हैं। अब परपटी के नीचे आता है स्थल मंडल। इस वाली लेयर को कहते हैं हम स्थल मंडल। स्थल का मतलब समझ में आता है, स्थल मतलब जहाँ रहा जाता है। मेन हम लोग रहेंगे परपटी में, लेकिन परपटी को जो बेस दे रहे हैं, यानी कि जो परपटी को सहारा दे रहे हैं, वो कौन सा है हमारा, स्थल मंडल। सबसे पहले परपटी, फिर स्थल मंडल। स्थल मंडल के बाद आता है दुर्बलता मंडल। ये जो है हमारा दुर्बलता मंडल, वही दुर्बलता मंडल जिसमें प्लेटें तैर रही है। तो ये क्या होगा फिर, ये द्रव होगा कि ठोस होगा, ये होगा द्रव, क्योंकि जिसमें तैर रही है। और हमारा ये जो है ये परपटी और स्थल मंडल, ये क्या होगा, ये हार्ड यानी कि ठोस अवस्था में। फिर दुर्बलता मंडल में ये पूरा भाग जो है तैर रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा जो है इसमें तैर रहा है। फिर उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी मेंटल और दक्षिणी मेंटल। उत्तरी मेंटल और दक्षिणी मेंटल, ओके, उत्तरी मेंटल और दक्षिणी मेंटल। उसी तरह क्रोड को भी बांटा गया है, उत्तरी क्रोड और दक्षिणी क्रोड। उत्तरी क्रोड देन दक्षिणी क्रोड, इनको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया। इस तरीके से जो है हमारी पृथ्वी डिवाइडेड है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे इजी तो यही है कि मैंने कल आपको बता दिया था, जो सबसे ऊपर जिस जगह हम रह रहे हैं वो कैसी सतह है, ठोस है। अगर ये पानी होती तो कब के हम अंदर चले जाते, लेकिन हम किसमें रह रहे हैं, जमीन में। जमीन कैसी अवस्था है, ठोस अवस्था। हमारी परपटी कैसी होगी, ठोस। उसको जो आधार दे रहे हैं, आधार का मतलब समझते हैं, कोई भी जो मंजिल है वो किसी नींव पर आधारित होती है। ये जो पूरी इमारत है वो जमीन में एक नींव है, उस पर है। तो नींव, परपटी की नींव क्या है, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में क्या होगी, ऑब्वियसली ठोस होगा, क्योंकि ठोस के ऊपर ही तो ठोस बना है। जब तक नींव ठोस नहीं हुई तो ऊपर ही पर ठोस कैसे हो सकती है। तो स्थल मंडल में हमारा ठोस होगा, परपटी भी हमारी ठोस होगी। लेकिन जो दुर्बलता मंडल है ये हमारा द्रव अवस्था में। वाई, कल मैंने आपको बताया था, जितनी भी हमारी परपटी है, परपटी में जो प्लेटें हैं ये किस में तैरती हैं, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्या है, एक आग है, लावा जिसे कहते हैं ना, लावा, गर्म लावा, उसमें जो है हम सब तैर रहे हैं। हमें इस बात का एहसास है, लेकिन जितने समुद्र है, महाद्वीप है, ये सब अभी भी इसमें तैर रहे हैं, आगे पीछे अभी भी हम इसमें तैर रहे हैं। यही वजह है कि भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है। तो हम दुर्बलता मंडल क्या है, द्रव अवस्था में है। दुर्बलता मंडल हमारा द्रव अवस्था में है। फिर उसके बाद आता है ऊपरी मेंटल। क्या आता है, ऊपरी मेंटल। तो जो ऊपरी मेंटल है तो ये है द्रव अवस्था में, ये है हमारा द्रव अवस्था में। क्योंकि जो दुर्बलता मंडल है ना, दुर्बलता मंडल में जो आग पहुंचती है वो कहाँ से पहुंचती है, दुर्बलता मंडल में जो आग पहुंचती है वो इसी मेंटल से पहुंचती है, उस ऊपरी मेंटल से। मैंने कल बताया था कि जो हमारे ज्वालामुखी हैं
ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है ना, जब तक ये इसके अंदर है, ज्वालामुखी के अंदर है, तब तक हम इसे लावा कहते हैं, लावा। जब ये बाहर निकल जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, मैग्मा। ये हमारा बन जाता है मैग्मा। इसके बारे में हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो ये लावा है ना, ये जो भी पृथ्वी के अंदर है, ये कहाँ से आता है, इसी ऊपरी मंडल से आता है। ये लावा ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद ये दुर्बलता मंडल में पहुंचेगा। दुर्बलता मंडल में पहुंचने के बाद ये एक समुद्र सा बना देगा, एक पूरी तरह पृथ्वी के अंदर समुद्र बना देगा, जिसमें हमारी पर्वतियां तैर रही है। ये जो लावा है हमारे ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। ऊपरी मंडल हमारे द्रव अवस्था में है, हमारा ऊपरी मंडल द्रव है। क्यों है, मैंने बता दिया, क्योंकि यही का लावा दुर्बलता मंडल में पहुंचता है। तो अगर ऊपरी मंडल द्रव है तो दक्षिणी मंडल उसका अपोजिट हो जाएगा, ठोस में है। अब ये ठोस क्यों है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने क्या कहा था, लाखों साल पहले पृथ्वी क्या हुआ था, पृथ्वी में जब ऊर्जा पड़ी थी, इतनी ज्यादा ऊर्जा हुई कि जो हमारी पृथ्वी है ना, जो आग का गोला बनी थी, यानी कि आप कहेंगे जो अभी ठोस अवस्था में उस टाइम वो पिघलने वाली, जैसे अगर आप किसी बॉल को या किसी आग वाली जगह में डालोगे ना, वो बिल्कुल चिपचिपी हो जाती है, गाढ़ी सी चिपचिपी, वो मतलब पानी टाइप की हो जाती है, वैसी हमारी पृथ्वी हो गई थी। अगर किसी चीज को बहुत आग में डालो तो क्या होता है, उसमें गलन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी पृथ्वी कैसी थी उस टाइम में, बहुत ज्यादा पानी की टाइप की हो गई थी। तो क्या हुआ, अगर आप समुद्र में कोई भारी चीज डालोगे तो वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाके जमा होगी। तो जब हमारी पृथ्वी में ये सब गलन हो रहा था, ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ी, तो क्या हुआ, वो ठोस पदार्थ नीचे की ओर आने लगे, नीचे की ओर आने की वजह से ये जो ये मेंटल और क्रोड में जम गए। तो ये मेंटल जो दक्षिणी मेंटल है, इस वजह से ठोस है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे धातु आके ना यहाँ रुक गए, धातु यहाँ आए और यहाँ आके ठोस मतलब जम गए। तो इसलिए ये वाला क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी मेंटल, ठोस अवस्था में। यहाँ से जो आपने देखा होगा ना कि बहुत से वैज्ञानिक क्या करते हैं, ज्वालामुखी का अध्ययन करते हैं हमारी पृथ्वी को समझने के लिए। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी ना, वो सिर्फ लावा ही नहीं फेंकता है, उसके अलावा पृथ्वी के अंदर में जितनी भी चीजें समाई है, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब भी बाहर फेंकता है। तो जो है अंदर से धातुएं भी आती है, वो धातुएं कहाँ से आती है, दक्षिणी मेंटल से। इस दक्षिणी मेंटल से हमारे ज्वालामुखी के रूप में धातुएं बाहर आती है। फिर आते हैं ऊपरी क्रोड। ये बड़ा सोच की बात है कि क्रोड पूरा जो है ठोस होना चाहिए था, लेकिन जो ऊपरी क्रोड है ना, ये द्रव अवस्था में है। ऊपरी क्रोड जो है ये द्रव अवस्था में है, वैसे ही इसका अपोजिट दक्षिणी क्रोड जो है ये ठोस अवस्था में है, क्योंकि सबसे नीचे तो धातु ही धातु भरी है, यहाँ तो कुल धातु ही धातु भरी है, पूरा धातु भरी है, क्योंकि सबसे नीचे पहुंच गए हम, बिल्कुल तल में पहुंच गए। तल में क्या है, सब धातु है। आप अगर समुद्र के तल में जाओगे तो वहां क्या मिलेगी आपको, जमीन जितने भी उसके अंदर सामान है, धातु है, वो सब जमीन में मिलेगी। तो जमीन में सब ठोस है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा जो है ना द्रव है। इसके पीछे का कारण ये है ना, जो ये वाला क्षेत्र है, ये है जहाँ पे बहुत ऊर्जा है। आपने सुना होगा कि जो धातु है, धातु में भी ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा की वजह से क्या है, ये वाला क्षेत्र जो है द्रव बना हुआ है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। सबसे ऊपर हमारी आएगी पर्वती, जिसमें हम रहते हैं। स्थलमंडल जो पर्वती का आधार है, जिसने पर्वती को बनाए रखा है, क्योंकि अगर पर्वती सिर्फ स्थलमंडल ही होता और पर्वती होती तो जो हम अभी तैर रहे ना, वो इतनी तेज अवस्था में तैरते कि जैसे झूला झूलते हैं तेज तेज ऐसे तैरते, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि शायद हम लोग उसमें समा जाते हैं दुर्बलता मंडल में। तो हमें सुरक्षित रखने के लिए स्थलमंडल है, ये दोनों ठोस होंगे। उसके बाद आएगा दुर्बलता मंडल, जिसमें हम तैर रहे हैं, समुद्र समझ लो, तो ये द्रव होगा ऑब्वियसली। उसके नीचे आता है हमारा मेंटल दो भागों में बटा है, ऊपरी मेंटल और दक्षिणी मेंटल। दुर्बलता मंडल को लावा चाहिए, तो वो लावा कौन देगा, जो उसके बिल्कुल पास है। उसके बिल्कुल पास कौन है, ऊपरी मेंटल। तो ऊपरी मेंटल में जो है लावा कहाँ से मिलता है, सॉरी दुर्बलता मंडल में लावा कहाँ से मिलता है, ऊपरी मेंटल। तो ये होगा द्रव। फिर उसका नीचे अपोजिट आ जाओ, अगर ऊपरी द्रव है तो दक्षिणी ठोस होगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मैंने रीजन तो आपको बता दिया, अगर ज्यादा अच्छे से याद है तो ऊपरी द्रव है तो नीचे ठोस होगा। फिर अगर ऊपरी क्रोड फ्री वाला ठोस है तो ऊपरी क्रोड द्रव होगा, उसके नीचे वाला ठोस होगा। मतलब द्रव ठोस ऐसे याद कर लेना, वरना रीजन मैंने बता दिया है कि नीचे जो है पूरा धातु जम जाने की वजह से वो ठोस है, उसके ऊपर लावा है तो इस वजह से वो द्रव है। इतना आप समझ गए ना। अब एक और चीज मैं इसमें बता देती हूँ, ये तो भाग है, अब इसके भी और भाग बांटे गए हैं वैज्ञानिकों ने समझने के लिए, इसके भी और ज्यादा भाग बांट दिए हैं। वो आपको इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी नाम ही नाम मैं बता दे रही हूँ। लेकिन ये जो है ये आपको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे ना इसके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और भूकंप क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसके बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल जैसे मैं डायग्राम बनाती जा रही हूँ ना, डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे तो आपका क्या होगा,
नोट्स अच्छे से प्रिपेयर होंगे। अब मैं क्या बता रही थी कि इसके और पार्ट बांटे गए हैं। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी के भाग है। अच्छा, इन 6 भागों में हमारी पृथ्वी बटी हुई है। ये जो 6 पार्ट्स हैं, ये जो 6 पार्ट्स हैं, ये हमारी हर लेयर को दर्शाते हैं। मेंटल के अंदर कौन सी लेयर है और करोड़ की कौन सी लेयर है, ये जो है सारी लेयर्स को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर होगी, ये कौन सी होगी? बाह्य मंडल। क्यों है? क्योंकि ये बाहर है, तो ये बाह्य मंडल, इसे हम कहेंगे बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। और देन सेकंड है, सॉरी, वो बाह्य मंडल नहीं है, वो स्थल मंडल। स्थल मंडल जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, स्थल मंडल, ये है हमारा स्थल मंडल। इसी स्थल मंडल में हमारी परपट्टियां बनी है, वो सॉरी, हाँ परपट्टी बनी हुई है, यानी कि हमारी प्लेट्स ऐसे ऐसे ही बनी है ना, इसके बीच में जो है समुद्र ऐसे घिरा हुआ है। स्थल मंडल है। स्थल मंडल के नीचे क्या बताया था? दुर्बलता मंडल। सेकेंड लेयर है हमारी दुर्बलता मंडल। कौन सी लेयर है? अब मेरे साथ साथ जो है बोलते भी जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लेयर है हमारी स्थलता मंडल, उसके नीचे है हमारी दुर्बलता मंडल, उसके नीचे है हमारी आग्नेय मंडल, थर्ड वाली हमारी आग्नेय मंडल। आग्नेय मंडल, आग्नेय मतलब आग, यहीं से आग मिलेगी। आग्नेय मंडल मतलब जो अभी मैंने आपको बताया था मेंटल वाला भाग, द्रव वाला भाग जो है मेंटल का, वो ये आग्नेय मंडल है। फिर उसके बाद ये है मध्य मंडल, क्योंकि ये मध्य में है इसलिए हम कहेंगे मध्य मंडल। क्या कहेंगे हम इसे? मध्य। तो हम इसे कहेंगे मध्य मंडल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बेरी मंडल, ये वाला भाग है हमारा बेरी मंडल। बेरी मंडल। और सबसे वाला अंदर वाला भाग है हमारा आंतरिक मंडल, क्योंकि सबसे लास्ट में है आंतरिक मंडल। इतना समझ पा गया? सबसे ऊपर हमारी परपट्टी है, परपट्टी किसमें टिकी है? स्थल मंडल में। स्थल मंडल के नीचे मिलता है हमारा दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल से जो आग निकलती है वो मेंटल है, वो मैंने वहां बताया था। तो उसी को कहा गया है टोटल उत्तरी और ऊपरी दक्षिणी मेंटल को मिला के आग्नेय मंडल। आग्नेय मंडल के बाद ये मध्य का क्षेत्र है, तो इसे कहते हैं हम मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आता है हमारा बेरी मंडल, बेरी मंडल के बाद आता है हमारा आंतरिक मंडल। ओके, याद करने के लिए आसानी रहेगी। स्थल मंडल, स्थल मंडल के बाद हमारा क्या आएगा? सॉरी परपट्टी, परपट्टी स्थल मंडल में। स्थल मंडल, स्थल मंडल किसमें तैर रहा है? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल के बाद क्या आएगा? जो आग बनी हुई है आग्नेय मंडल। आग्नेय मंडल के बाद जो मध्य का क्षेत्र है उसे हम मध्य मंडल कहेंगे। मध्य मंडल के बाद बेरी मंडल, बेरी मंडल के बाद आंतरिक मंडल। ओके, अब एक और चीज इसमें जो बता देते हैं हम आपको, ये तो आप समझ गए। जो इनके बीच में ना कुछ रेखाएं भी हैं, ये उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं बस आपको वो बता देती हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी में जो है भूखंड और जल दोनों ही है। अच्छा, भूखंड कितना है? 29%। वहीं हमारा जल कितना है? 71%। 29% हमारा भूखंड है और जल जो हमारा 71% है। तो जो एक तरफ हमारा मान लिया जाए ये है हमारा क्या भूखंड, ये हमारा भूखंड है और यही हमारे समुद्र है। अब ये समुद्र और भूखंड को भी तो कुछ चीज अलग करती होगी जिससे हम अंदाजा लगाए, हाँ ये हमारा स्थल है, ये हमारा समुद्र है। तो इन दोनों को जो अलग करती है ना वो एक रेखा है। इन दोनों को जो अलग करने वाली एक रेखा है हमारे अध्ययन के आधार पर। हाँ, ये नॉर्मल जिंदगी में इसे यूज नहीं करते हैं वैज्ञानिकों ने, और जितने भी भौगोलिक हैं भौगोलिक वैज्ञानिकों ने इसको डिफाइन करने के लिए क्या करा है, इनके बीच में एक रेखा डाली है जिसे हम कहते हैं कोनरॉड की रेखा। कोनरॉड की रेखा, कोनरॉड की रेखा, इन दोनों के मध्य में कोनरॉड की रेखा। अच्छा, मैंने बताया इसे याद करने का क्या ट्रिक निकाली थी अपने हिसाब से। मैंने क्या निकाला था कि अभी हमने किसके आधार पर पढ़ा था, ये कोन का आधार है, दिख रहा है ये कोन का आधार, इसमें हमने बांटे थे हमारी पृथ्वी। कोन मैंने यहाँ से करा, रॉड मतलब रॉकीज, रॉक, रॉक कैसा होता है? ठोस, पत्थर, यानी कि जो पत्थर वाले क्षेत्र को अलग करे। पत्थर वाला क्षेत्र कौन सा होगा? स्थल मंडल। और स्थल मंडल किससे अलग होगा? जल से।
जल से जो हम हमारी स्थल मंडल को अलग करेंगे वो हमारी कोन रॉड की रेखा, ये इस तरीके से मैंने याद करा था, कोन रॉड की रेखा इसे कहा जाता है। देन हमारा नेक्स्ट है, एक तो ये है जो बहुत ही इजी है, ज़्यादा आपका इसमें पूछा नहीं जाएगा। हाँ, ये ज़्यादा कोई डीपली नहीं पूछा जाएगा, इतना आप याद रख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो इतना हमने पढ़ा आज। क्या क्या बता दिया मैंने आपको कि पृथ्वी के अंदर के आंतरिक संरचना मैंने आपको बता दी है। इसका जो है आपको फायदा क्या होगा जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे उसके बारे में। अब कल हम ना ब्रह्मांड पढ़ेंगे। पृथ्वी हमने पढ़ ली, अगर पृथ्वी के बारे में मैंने पूरा बता दिया है कि क्या इसकी संरचना है, जो भी आपके इसके फैक्ट्स पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग ब्रह्मांड पढ़ेंगे, हमारा ब्रह्मांड कैसा बना और उसमें ग्रह कैसे बने। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया था, लेकिन उसके आगे का भी मैं बताऊंगी। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, ग्रह कैसे बने, तारे कैसे बने, निहारिकाएं कैसे बनी, ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास का और कल की क्लास का आप इन दोनों क्लासों का अच्छे से रिवीजन कर लेना। एक बार फटाफट से एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं कल की क्लास का, ठीक है। मैं बस क्वेश्चन लिखूंगी, आपको अपने जो आंसर है बिना चीटिंग करे, बिना कॉपी खोले, आपको खुद से देखना, आपको खुद का सेल्फ एनालिसिस करना है कि आप कितना सही हो, कितना आपको आ रहा है, कितना आप लोग इसमें समझो, सेल्फ एनालिसिस करना है। ओके, तो आपको अपने मन में बताना है, आसपास कहीं तो जोर से चिल्ला सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे स्थल किसके ऊपर तैर रहे हैं? हमारे स्थल किसके ऊपर तैर रहे हैं? दुर्बलता मंडल। ओके, फर्स्ट इज हमारे स्थल किसके ऊपर तैर रहे हैं? राइट आंसर इज दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। सेकेंड, हमारी पृथ्वी जिसके ऊपर हम रह रहे हैं उसे क्या कहते हैं? हमारे महाद्वीप, चलो इजी, हमारे महाद्वीपों को क्या कहा जाता है वैज्ञानिक कथा पर? प्लेट्स, कल मैंने बताया था ना, प्लेट्स। हमारे महाद्वीप जो है वो तो उसे तो वर्तमान में महाद्वीप कहते हैं, लेकिन पहले हम उसे क्या कहते हैं? प्लेट्स। मैंने बताया था जैसे हमारी इंडियन प्लेट है और एशियन प्लेट है, प्लेट्स है, ठीक है। हमारे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? सही बता दो, टकराने से हुई थी। मैंने क्या बताया था? एशियन प्लेट जब हमारे इंडियन प्लेट से टकराई उसे हमने क्या कहा था? प्लेट विवर्तन की। इससे जो हुआ हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। ओके, हमारे ग्रह किससे बने हैं? धूलकण और गैस। हमारे ग्रह किससे बने हैं? धूलकण और गैस। धूलकण और गैस, कौन सी गैस? हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम एंड हाइड्रोजन। ओके, हमारी निहारिका, हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? इजी, मैंने बताया नहीं है बट इट्स टू इजी। हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करेंगे। जिसे आता है वो तो ठीक है, जिस नहीं आता है इसे आप तैयार करेंगे। ये हम कल पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ओके, हमारी पृथ्वी में जो धातु है वो धातु बिल्कुल अंदर यानी कि उसकी सतह में पहुंचने के पीछे का कारण क्या है? हमारी धातु जो है, मैंने बताया था लाखों साल पहले, वो पर्वती में दिल के पर्वती से वो अंदर चली गई, केंद्र में घुस गई। क्यों, कैसे? ये मैंने कल भी बताया, अभी भी बताया। हमारी धातु कैसे गई अंदर? क्या बताया था हमने? लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी में गलन हुआ था। गलन होने की वजह से हमारी पृथ्वी क्या हुई थी? एक प्रकार से चिपचिपी पानी गाड़ी द्रव अवस्था में हो गई थी ना, आग की गोला, उसी वजह से क्या हुआ? अंदर चले गई। मेहनत करनी पड़ेगी। और बात करें स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल, इसके बाद कौन सा परत आती है? स्थल मंडल दुर्बलता मंडल के बाद की परत क्या है? तीन तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। नंबर 1, दुर्बलता मंडल के नीचे आग्नेय मंडल है। नंबर 2, आप कह सकते हैं इसके नीचे मेंटल है। नंबर 3, इसके नीचे ऊपरी मेंटल है। अच्छा, ऊपरी मेंटल द्रव अवस्था में कि ठोस अवस्था में?
मेंटल द्रव अवस्था में है। दक्षिणी क्रोड कैसी अवस्था में है? द्रव या ठोस? ठोस। द्रव या ठोस? ठोस। वाई? सारे कण धातु नीचे चले गए। अच्छा मुझे एक चीज और बतानी थी, एक चीज मैं आपको बताना इसमें रह गया था। हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में एक केंद्र है, केंद्र जो इसका मिडिल पॉइंट, यहाँ तक के जाने के लिए इसकी त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं पता होगा ना? हाँ वैसे थोड़ा सा। जो हमारे गोले की आधी मोटाई, ये कितनी है? यहां से इतना 6370 किलोमीटर, इतनी तो इसकी हमारी वो है मोटाई, 6370 किलोमीटर। सोचो अगर 6370 मीटर इसकी आधी मोटाई है तो पूरा अंदर जाने में कितना और लगेगा? 6370 को और प्लस कर दो, है ना, तो टोटल मोटाई हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है 6370 किलोमीटर, ये आप याद रख लेना। एंड एक और चीज बताना था, वो क्रोड। यस, क्रोड, जो हमारा क्रोड है ना, मैंने आपको बताया था क्रोड जो है ठोस से बना हुआ है। अगर आपको इसमें क्वेश्चन आता, अगर आपको इसमें पूरा क्वेश्चन आता उत्तरी और दक्षिणी क्रोड, तो आप तो आसानी से आंसर दे देंगे कि उत्तरी द्रव है, दक्षिणी ठोस। लेकिन अगर सिर्फ ये आता है कि क्रोड कैसी अवस्था में, ऑल टोटल क्रोड के बारे में पूछेंगे तो आप उसे ठोस कहना। ठीक है, ऑल टोटल अगर सिर्फ वो पूछे क्रोड कैसी अवस्था में, उत्तरी दक्षिण ना दे, सिर्फ क्रोड, तो आप कहेंगे ठोस अवस्था में। और अगर मेंटल पूछे बिना किसी उत्तरी दक्षिणी के, तो आप उसे कहेंगे द्रव। टोटल मेंटल को हम कहेंगे द्रव, टोटल मेंटल को हम कहेंगे द्रव, और टोटल ठोस को हम कहेंगे, सॉरी टोटल क्रोड को हम कहेंगे ठोस। अच्छा, ये किन धातुओं से मिलकर बना है? तो ये निफे से मिलकर बना है, निफे से। निफे मतलब निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। कौन कौन सी धातु? निकेल और फेरस। लोहा बहुत मात्रा में, निकेल देन फेरस, निकेल और फेरस। ठीक है, क्रोड। चलो फिर आज के लिए इतना ही, और इसको रिवाइज करते चलिएगा, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे इससे फायदा ये होगा कि आपको आसानी से याद होता जाएगा। और इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और ज्योग्राफी के लिए हम लोग ब्रह्मांड पढ़ेंगे, शायद कल हम लोग हिस्ट्री पढ़ें, देखते हैं कल क्या पढ़ते हैं। आप लोग बस इसको रिवीजन कर लीजिएगा। आपको पॉसिबल हुआ तो एक वीक में हम टेस्ट भी ले लेंगे, जितना भी एक वीक में हम पढ़ाएंगे। तो आप इसे पढ़ते चलिएगा और सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलिए। और औरों को भी, अपने फ्रेंड्स को, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, अपने फ्रेंड्स को और साथियों को भी सब्सक्रिप्शन के बारे में बताएं। ये फर्स्ट मौका है, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है, वो 3000 पर ईयर में ये पूरा बैच मिल रहा है। ये हमारी नई शुरुआत है। और इसके लिए आपको जो इसका लिंक है, उत्तराखंड का जो लिंक है, ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।